नमस्ते और स्वागत है आप सभी का थिंक यू 360 के पॉडकास्ट इतिहास की अनकही कहानियों में। नमस्कार। मैं हूं आपकी मेजबान मूमल और मेरे साथ हैं भंवर जी। आज हम सीकर के इतिहास के एक ऐसे अध्याय को खंगाल रहे हैं जो सिर्फ सुधारों की कहानी नहीं है बल्कि एक शासक और उसकी प्रजा के बीच के गहरे अटूट रिश्ते की दास्तान भी है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं राव राजा कल्याण सिंह की, जिनका शासनकाल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1 जुलाई 1922 से शुरू हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे यही बताते हैं कि उन्होंने सीकर को आधुनिक बनाने और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण बहुत अहम कदम उठाए। तो चलिए आज इसी विश्लेषण में इन पहलुओं को और गहराई से समझते हैं, देखते हैं क्या कुछ सामने आता है। बिल्कुल। राव राजा कल्याण सिंह ने जैसे ही वो गद्दी पर बैठे उन्होंने एक तरह से मिशन बना लिया, जन कल्याण। अच्छा। व्यवस्था सुधरे, काम ठीक से हो और आर्थिक सुधारों पर तो खास जोर दिया, खासकर छोटे उद्योगों पर। जैसे हथकरघा है, रेशम कीट पालन, सड़कें बनवाना और खनन को भी बढ़ावा दिया। मकसद साफ था भाई, गरीबी और बेकारी कम करनी है। और प्रशासन के साथ साथ ये न्याय व्यवस्था का क्या लगता है, उन्होंने इसे लोगों के लिए ज्यादा सुलभ बनाने की कोशिश की। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए, न्याय सबके लिए आसान हो, इसके लिए उन्होंने तहसीलों में निचली अदालतों से लेकर ऊंची अदालतें स्थापित की। मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी की। जी हाँ, वही। और सीकर के केंद्र में एक प्रथम श्रेणी न्यायाधीश भी नियुक्त किया और लोगों की सुरक्षा के लिए बाकायदा पुलिस विभाग, पूरा सेटअप। हाँ, पूरा। सुपरिटेंडेंट से लेकर थानेदार तक सब व्यवस्थित पद थे। इससे वाकई आप सोच सकते हैं सुरक्षा की भावना बढ़ी होगी लोगों में। हाँ, ये तो है। उस दौर में खेती किसानी तो जीवन का आधार थी, तो किसानों और जमीन से जुड़े सुधारों का भी जिक्र मिलता है जो काफी प्रोग्रेसिव लगते हैं उस समय के हिसाब से। बिल्कुल सही कहा आपने। किसानों के लिए सबसे बड़ा बदलाव था ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना। ये क्या थी, थोड़ी बताएं। ये लगान वसूली का ठेका दिया जाता था जिसमें किसानों का शोषण होने का डर रहता था हमेशा। उसे बंद करके एक निश्चित लगान तय किया गया, फिक्स्ड। अच्छा, इससे पारदर्शिता आई होगी। बिल्कुल। फिर पूरी रियासत की जमीन की पैमाइश करवाई गई और अंदाजा लगाइए उस जमाने में इस पर करीब 7-8 लाख रुपए खर्च हुए। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा काम था। हाँ, बहुत बड़ा। और किसानों को एक तय समय के लिए जमीन का मालिकाना हक भी दिया गया। और हाँ, एक और बड़ी बात, बेगार प्रथा। हाँ, सुना इसके बारे में। उसे भी बंद किया गया। बिल्कुल। बिना मजदूरी के जबरन काम कराने की जो प्रथा थी वो खत्म। ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत थी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर उनका जोर तो कमाल का लगता है। मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो खुद औपचारिक रूप से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, ये बात तो मशहूर है उनके बारे में। कहते थे, मैं नहीं पढ़ा पर मेरी प्रजा पढ़नी चाहिए। क्या बात है। उन्होंने खुद स्कूल खुलवाए और जो धनी लोग थे, सेठ साहूकार, उनको भी प्रेरित किया कि आप भी आगे आओ, स्कूल खोलो। अच्छा। श्री कल्याण हाई स्कूल जो 1929 में बना, वो आगे चलकर इंटर कॉलेज बना 1946 में और फिर डिग्री कॉलेज 1958 में। ये सब उन्हीं की सोच का नतीजा था। और लड़कियों की शिक्षा, उसके लिए कन्या पाठशाला भी शुरू करवाई और सेहत के लिए आधुनिक सुविधाओं वाला कल्याण अस्पताल बनवाया। आप सोचिए, उसमें डॉक्टर थे, दवाएं थीं, मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था थी, यहां तक कि एक्सरे मशीन तक लगवाई थी। उस जमाने में एक्सरे वाकई बड़ी बात है। और पशुओं के लिए भी अस्पताल खोले। और उनकी उदारता देखिए, जब बाद में सीकर को जिला बनाने की बात आई और सरकारी इमारतों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपना बनवाया हुआ ट्रैवल अस्पताल का जो भवन था वो कलेक्ट्रेट और कोर्ट के लिए सरकार को दे दिया। अरे वाह। लेकिन ये सब सुधार और ये जो लोकप्रियता बढ़ रही थी, ये शायद पड़ोसी बड़ी रियासत जयपुर को रास नहीं आई, ऐसा लगता है स्रोतों से। हाँ, यही कहानी एक दिलचस्प, बल्कि कहें तो एक नाटकीय मोड़ लेती है। जयपुर महाराजा ने सीकर के अधिकार कम करने और उसे पूरी तरह अपने अधीन लाने की कोशिशें तेज कर दी। कैसे, क्या किया उन्होंने? राव राजा पर झूठे आरोप लगाए गए। फिर मिस्टर वेब नाम के एक अंग्रेज अफसर थे जिन्हें राव राजा बिल्कुल नहीं चाहते थे, उनको सीनियर अफसर बनाकर सीकर पर थोप दिया गया। अच्छा, जानबूझकर? हाँ, बिल्कुल। और वेब ने तो खुलकर राव राजा के खिलाफ काम किया। जयपुर को उकसाया कि आप सीकर के अंदरूनी मामलों में दखल दो, जैसे ज़कात यानी व्यापार कर वसूलने का अधिकार छीनने की कोशिश हुई, न्याय व्यवस्था में दखलंदाजी की गई। और हद तो तब हो गई जब उनके घरेलू मामलों में भी दखल दिया जाने लगा, जिसे राजकुमार हरदयाल सिंह को पढ़ने के लिए विदेश भेजने का वादा किया गया था, पर उन्हें जयपुर ले जाया गया और वो वादा तोड़ा गया। सीधे सीधे उनके अधिकारों और उनकी स्वायत्तता पर हमला था ये तो। इस सब पर प्रजा की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? जाहिर है इतने सुधारों के बाद तो वो अपने शासक के साथ ही खड़े होंगे। प्रजा का प्रेम तो
अद्भुत था। जब मिस्टर वेब की नीतियों और राजकुमार के साथ जो बर्ताव हुआ, उससे आहत होकर रानी साहिबा ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। ओह, तो जैसे पूरा सीकर उमड़ पड़ा। हजारों लोग रियासत की सीमाओं से सीकर पहुंच गए। उन्हें डर था कि अगर राव राजा जयपुर गए तो उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। और वो क्षण तो मतलब अविश्वसनीय था, जब लोगों ने उन्हें जयपुर जाने से रोकने के लिए उनकी गाड़ी के आगे लेटकर रास्ता रोक दिया। सच में गाड़ी के आगे लेट गए? हाँ, ये शासक और प्रजा के बीच के गहरे भावनात्मक जुड़ाव का शायद सबसे बड़ा सबूत था जो देखने को मिला। वाकई? एक और किस्सा है जो दिल छू लेता है, बहुत मार्मिक है। जब जयपुर की सेना सीकर के किले पर कब्जा करने के इरादे से आई, हाँ। तो एक साधारण मुस्लिम रंगरेज महिला थी, जिसके पास शायद ज्यादा कुछ था भी नहीं। वो अपने थोड़े बहुत गहनों की पोटली लेकर रानी जोधी जी के पास पहुंची और कहा कि सीकर के इज्जत, सीकर के आन बचाने के लिए इन्हें काम में ले लीजिए। रानी साहबा ने उसकी भावना की कदर की, आभार भी जताया, पर गहने लेने से इनकार कर दिया। ये छोटी सी घटना भी दिखाती है कि रिश्ता कितना आत्मीय था, आपसी सम्मान का था। तो आखिर ये टकराव सुलझा कैसे? मतलब राव राजा के साथ फिर क्या हुआ? इसमें राजपूताना के एजीजी यानी एजेंट टू द गवर्नर जनरल मिस्टर लोथियन, उन्होंने भूमिका निभाई। उनकी मध्यस्थता हुई और जयपुर के प्रधानमंत्री ने राव राजा की सुरक्षा और सम्मान की कुछ शर्तें मानी। अच्छा। उसके बाद राव राजा पहले अजमेर गए, फिर जयपुर, लेकिन वहां पहुंचते ही महाराजा ने उन्हें एक लिखित आदेश थमा दिया कि वो बिना इजाजत जयपुर राज्य में नहीं रह सकते। ये क्या बात हुई? हाँ, और इसके बाद मई 1938 में उन्हें मानसिक रूप से शासन के लिए असक्षम बताकर सीकर को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत ले लिया गया। मतलब सीकर का शासन उनसे छीन लिया गया? हाँ, एक तरह से शासन सीधे जयपुर या अंग्रेजी निगरानी में आ गया। ये तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल दौर रहा होगा। क्या उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया या कोई संघर्ष किया? नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वायसराय के पास अपील की कि भाई मेरी मानसिक स्थिति की एक निष्पक्ष जांच करवाई जाए। जब जयपुर दरबार को लगा कि जांच का नतीजा शायद राव राजा के पक्ष में जा सकता है, तो उन्होंने वो आदेश वापस ले लिया। अच्छा। हाँ, तो लगभग 3 साल के वनवास के बाद विक्रम संवत 1998 यानी करीब 1941 ईस्वी में जब राव राजा सीकर लौटे, तो जनता ने उनका ऐसा जबरदस्त स्वागत किया जैसे कोई त्योहार हो। जाहिर है अपने प्रिय शासक की वापसी जो थी, और आजाद भारत में भी उनका कुछ योगदान रहा। हाँ, देश आजाद होने के बाद 15 जून 1954 को उन्होंने अपने सारे राजसी अधिकार जो थे वो भारत सरकार को सौंप दिए। वे स्वभाव से धार्मिक भी थे, कल्याण जी के बड़े भक्त थे, और 1934 में उन्होंने एक बड़ा महायज्ञ भी करवाया था, और फिर 1967 में उनका देहांत हो गया। तो राव राजा कल्याण सिंह सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि वे सही मायनों में आधुनिक सीकर की नींव रखने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और आर्थिक सुधारों से अपनी प्रजा का जीवन बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की। और शायद सबसे अहम बात ये कि उन्होंने अपनी प्रजा का गहरा विश्वास और स्नेह कमाया। ये जो जयपुर के साथ उनका लंबा संघर्ष चला, उसमें प्रजा का उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहना, ये दिखाता है कि उनके जन कल्याण के कामों ने लोगों के दिलों में कैसी जगह बनाई थी। मेरे ख्याल से ये रिश्ता ही उनकी असली विरासत है। वाकई आज के समय में जब हम नेतृत्व और जनता के बीच भरोसे की, उस कनेक्शन की बात करते हैं, तो ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि आखिर वो कौन सी बातें होती हैं, वो कौन से गुण होते हैं जो एक शासक और उसकी प्रजा के बीच ऐसा गहरा आपसी सम्मान और अटूट भरोसे का रिश्ता बना सकती हैं और उसे सालों साल कायम रख सकती हैं। ये एक सोचने वाली बात है।